नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का रंग भरने के खिताब का असली दावेदार कल्याण सिंह को माना जा सकता है। पहले उन्होंने पूर्ण बहुमत से राम के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और फिर राम के नाम पर ही उसे बलिदान भी कर दिया। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के कार्यकाल के दौरान जनता को बेहतर प्रशासन मिला, जिसे लोग अब भी याद करते हैं। मगर उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हो सका, जिसके चलते वो पार्टी से अलग हुए और अपनी एक अलग पार्टी भी बनाई। साथ ही वो अपने राजनीतिक चिर परिचित दुश्मन मुलायम सिंह की गोद में जा बैठे। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं। 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ में पैदा हुए कल्याण सिंह ने अपना करियर बतौर शिक्षक शुरू किया। आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने वाले कल्याण सिंह जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने आरएसएस में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। एक समय ऐसा भी आया जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे। 1967 से 2002 तक कुल मिलाकर 10 बार विधानसभा के लिए निर्वाचित कल्याण सिंह 1977 में पहली बार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बने। उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री 2 बार उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। इससे पहले वो 2 बार प्रदेश के महामंत्री और 1 बार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। सूबे में बढ़ते अपने राजनीतिक रुतबे के चलते 1993 के विधानसभा में उन्हें विपक्ष का नेता भी बनाया गया। फिलहाल कल्याण सिंह एक ओर बुलंदशहर से सांसद हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने यूपी चुनाव की नाव को पार लगाने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही छोड़ी है। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव में हर पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। बीजेपी ने प्रदेश की जिम्मेदारी 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके दिग्गज नेता कल्याण सिंह को सौंपी है। कल्याण सिंह को पूरा भरोसा है कि इस बार सरकार बीजेपी की ही आएगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल परवान पर है। 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। 2 चरणों के मतदान अभी भी बाकी हैं। लिहाजा हर पार्टी पूरे जोशो खरोश के साथ जीत की रणनीति तय करने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान संभाल रहे कल्याण सिंह को विश्वास है कि इस बार बीजेपी गठबंधन सत्ता हासिल करने में कामयाब होगा। क्या कहता है आपका कैलकुलेशन इस बार के चुनाव को लेकर? उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुत मिलेगा और हमारी अपनी सरकार बनेगी। किसी के साथ किसी समझौते की आवश्यकता नहीं है। कितनी सीटें आपको लगता है भाजपा लेकर जा पाएगी? मेरा अनुमान ये है कि हम 210 से लेकर के 215 तक सीटें जीत लेंगे। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और जनता दल यू का गठबंधन तीनों मिला करके। कल्याण सिंह को विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में उनका नेतृत्व जरूर रंग लाएगा, क्योंकि इससे पहले सत्ता में आए दोनों मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और मायावती के नाम कई घोटाले हैं। हालांकि ताजा रुझानों को देखा जाए तो बीजेपी बहुमत से कोसों दूर है, मगर कल्याण सिंह को विश्वास है कि सरकार उनकी ही बनेगी। ये श्रेय हम किसको दें जो आप कह रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंटली, इतने विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी इतने देखिए 2-3 बातें हैं। मुख्यमंत्री के 3 दावेदार हैं, मुलायम सिंह हैं, मायावती जी हैं और पार्टी ने मुझे घोषित कर रखा है तो एक मैं हूँ। इन 3 में से 2 दागदार हैं, हम ही एक ईमानदार हैं। तो लोगों को ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भला कर सकती है और उसमें भी हमारी सरकार का इकबाल देखा है, धमक देखी है, हनक देखी है, कड़क देखी है। लोग उसी प्रकार की सरकार तो भाजपा की जिस धमक, खनक और सबकी बात कर रहे हैं आप, वो मतलब भाजपा अपने बदौलत लेकर आ रही है या कल्याण सिंह के बदौलत इतनी सीटें जीत? अब वो सच्चाई ये है कि दोनों का योगदान अपनी अपनी जगह है। कितनी सीटें आपको लग रहा है? 200 से ऊपर क्यों? 200 से ऊपर, 210 से लेकर 215 तक सीटों का मेरा अनुमान है। यह आपका अनुमान किस आधार पर है? मैं देख रहा हूँ ना, पूरे पब्लिक में जाकर देख रहा हूँ, लोग परिवर्तन के इच्छुक हैं। आम आदमी विकल्प चाहता है। अब वो सपा का विकल्प बसपा नहीं हो सकती, मुलायम सिंह का विकल्प मायावती नहीं हो सकती,
भ्रष्टाचारी का विकल्प भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता है। मेरा आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देगी सरकार। कार्डर बेस्ड पार्टी कही जाने वाली बीजेपी में भले ही नेताओं की लंबी फहरिस्त हो, मगर कल्याण सिंह खुद को उत्तर प्रदेश का बादशाह बताने से नहीं चूकते। ये और बात है कि फिलहाल इस बादशाह का ताज छिन चुका है। इसके बावजूद वो बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए ये कहने से परहेज नहीं करते कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने के बाद सूबे में पार्टी की रीढ़ टूट गई थी। अगर आप पार्टी को श्रेय देते हैं तो 2002 के चुनाव को अगर हम देखें तो उसमें राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से आप चुनाव लड़े। भाजपा तब भी वैसे ही थी, सिर्फ कल्याण सिंह नहीं थे, लेकिन भाजपा का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। नहीं था। अब भाजपा बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अच्छा परफॉर्म करती दिख रही है। मैं बताऊं आपको, हमने उस समय 340 सीटों पर खड़े किए थे राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से। ये सच है कि जीत तो पाए थे हम केवल 4 सीटें। जी बिल्कुल। लेकिन हम 30 सीटों के आसपास नंबर 2 पे आए थे। कुल मिलाकर के उस समय भाजपा को नुकसान हुआ था। मतलब आपने भाजपा के वोट काटे थे? नहीं कटे थे, स्वाभाविक था। बीजेपी अपने बल पर सत्ता में आने के लाख वादे करे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा हर पार्टी को प्रदेश में बनने वाली सरकार का बेसब्री से इंतजार है। हिंदुत्व के सहारे एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की कवायद कर रहे कल्याण सिंह ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से की, लेकिन क्या उन्हें इस बार राम का आशीर्वाद मिल सकेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 1996 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बसपा की साझा सरकार बनने से मायावती के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट को कल्याण सिंह अब तक नहीं भुला पाए हैं। लिहाजा इस बार बीजेपी की ओर से प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कल्याण सिंह किसी भी पद के साथ समर्थन लेने और देने के पक्ष में नहीं है। आप बहुमत नहीं ले पाते, आपकी पार्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, लेकिन भाजपा वोट तो काटेगी कई पार्टियों का, ये तो तय है। तब आप कह रहे हैं आप किसी से अलायंस नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा उस स्थिति में, क्या करेंगे आप? मतलब बसपा सपा किसी की तरफ नहीं जाएंगे? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देगी जनता और हम अपने बहुमत की तगड़ी सरकार बनाएंगे। मान लिया ऐसा होता है नहीं, हम ऐसा है ना, हम अच्छी चीज़ को माने, निराशावादी चीज़ को क्यों माने। रही समर्थन देने के बाद तो मायावती को 3 दफा समर्थन देके देख लिया है, सौदा घाटे का हो गया है, सौदा घाटे का हो गया है। तो मायावती के साथ अब समर्थन देंगे, आगे कभी भी देंगे। मुलायम सिंह की पार्टी से लड़ी रहे हैं, वहाँ से समर्थन लेने का सवाल कुछ नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह के साथ आपकी कोई साझेदारी नहीं होने वाली है सरकार बनाने में, आप सपा बसपा कोई भी आप किसी की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो एक जनता के भीतर ये जो फीलिंग है कि आपकी सपा के साथ कोई पैक्ट है, पैक्ट ऐसा कि मुस्लिम और हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर? नहीं, कोई पैक्ट नहीं है। वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते होंगे। हमारा तो नजरिया है विशुद्ध हिंदुत्ववादी राजनीति, विशुद्ध राष्ट्रवादी राजनीति। से लेकर के सामने हिंदुत्व की राजनीति को भारतीयों का जीवन दर्शन बताने वाले कल्याण सिंह एक बार फिर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चुनावी मैदान में हैं। ये और बात है कि वो राम मंदिर के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा मानने से इनकार करते हैं, लेकिन राम मंदिर बनाने की जोरदार वकालत करते हैं। आप भी तो हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरते हैं ना कल्याण सिंह जी? हम कह तो रहे हैं, हिंदुत्व तो कोई, हिंदुत्व किसी मत का नाम, मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन का नाम है जो भारत की ज़मीन में पैदा हुआ है, यहीं से विकसित हुआ है, और हिंदुत्व इस राष्ट्र का प्राण तत्व है। हिंदुत्व को निकाल दो भारत के जीवन में से, फिर भारत नहीं बचने वाला। तो फिर आप राम मंदिर, अयोध्या, इनका मुद्दा आप उठाते रहे हैं ना हमेशा? अभी उठा रहे हैं राम मंदिर के प्रति। तो ये सीधा हिंदुओं के दिल से जुड़ा हुआ मसला है। जुड़ा है। मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान के दिल से क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। राम हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमान क्यों नहीं मानते राम उनके भी पूर्वज हैं। बीच में उन्होंने मजहब बदल दिया होगा, मजहब बदलने से वर्दी तो नहीं बदला करती। अच्छा, आपने कहा कि अयोध्या अब एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पहले आप हिंदुत्व, राम मंदिर के नाम पे तो आपने काफ़ी वोट बटोरे, आपने बीजेपी उस रास्ते पर चलती रही, लेकिन अब आप कहते हैं अयोध्या एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि राम मंदिर का जो प्रश्न है यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। हम उसको राजनीति का मुद्दा नहीं मानते, वोट बैंक का मुद्दा भी हम नहीं मानते हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है राम का मंदिर का बनना। इस नाते से हम प्रतिबद्ध हैं राम मंदिर के निर्माण के प्रति, और मैं वादा कर रहा हूँ सरकार बनने पर राम मंदिर के निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर किया जाए। धर्म को राजनीति की आस्था कहने वाले कल्याण सिंह और उनकी पार्टी बीजेपी पर
धर्म का दुरुपयोग करने के आरोप भी लगते रहे हैं। बावजूद इसके वो राजनीति और धर्म के संबंधों को लेकर गांधी जी के सिद्धांतों का हवाला देने से भी नहीं चूकते। बात राम मंदिर की कर रहे हैं, अयोध्या की कर रहे हैं, हिंदुओं की कर रहे हैं, हिंदुत्व की कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी बात पर यह मानने को तैयार नहीं किसी भी कीमत पर कि आप धर्म की राजनीति भी करते हैं। नहीं, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो राजनीति को धर्म से अलग करके चलते हैं। राजनीति, महात्मा गांधी भी कहते थे कि राजनीति से धर्म अलग हो जाएगा तो राजनीति राक्षसों का खेल हो जाएगी। जिस राम की बदौलत बीजेपी उत्तर प्रदेश सहित केंद्र में भी सत्तासीन हुई, उसी राम को उसने चुनावी समीकरणों के चलते दरकिनार कर दिया। कल्याण चाहे कितनी भी दलीलें दे, मगर साझा सरकारों के इस दौर में बीजेपी के लिए अपना एजेंडा लागू करना लोहे के चने चबाने जैसा है। अपने वाक चातुर्य के चलते सुर्खियों में रहने वाले कल्याण सिंह कैसे अपने विरोधियों को सेट करने में लगे हुए हैं, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीजेपी की चुनावी नाव खेने में जुटे कल्याण सिंह पार्टी की अंतर्कलह को भले ही स्वीकार ना करें, लेकिन उनका दिल जानता है कि चुनाव का सारा दारोमदार उनके ऊपर ही टिका हुआ है। अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कल्याण सिंह के विरोधी भी कम नहीं हैं। कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश चुनावों में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश किया गया है। बीजेपी नेतृत्व की अंतर्कलह अब जग जाहिर है। बावजूद इसके वो इसे सामूहिक निर्णय बताकर इस मसले पर लीपापोती करते नजर आते हैं। पार्टी ने जो पत्ते खोले आपको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके चुनाव से पहले, वो क्या सकारात्मक असर उसका पड़ा है, आप ये मानते हैं? देखिए, पार्टी ने बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद ही तो तय किया है ये कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह का नाम प्रस्तुत कर दिया जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी के इस निर्णय से भी पार्टी को बहुत लाभ जा रहा है। आप राजनाथ जी को कितना श्रेय देते हैं? चलिए सीधा सवाल। हम तो पूरे केंद्रीय नेतृत्व को श्रेय दे रहे हैं इसका, किसी एक व्यक्ति को कहने के बजाय। कल्याण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच चला शीत युद्ध किसी से छिपा नहीं है। वाजपेयी को बेपैंदी का लोटा बताने वाले कल्याण सिंह के मन में उनके लिए दोबारा से आदर पैदा होना राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि जब आप पार्टी से अलग रहे, उन दिनों में आपने जो बयानबाजी किया, जो वक्तव्य उनके लिए किए, वो उनके कानों में अभी भी गूंज रहे हैं और वो नहीं आना चाहते, कल्याण सिंह के साथ शामिल नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत उदार चित्त के व्यक्ति हैं, बड़े महान व्यक्तित्व के धनी हैं वे। फिर आपने उन्हें बिन पेंदी का लोटा क्यों कहा? जब गई बात, पुरानी बातें हो गई, सब वो पुरानी बातें हो गई, खत्म हो गया सब। नए चैप्टर से सब चीज प्रारंभ हो रही है। अब वो गिले शिकवे आप दोनों के बीच में नहीं है? कतई नहीं, लेश मात्र नहीं। राजनीति में आदर्शवाद की बात करने वाले कल्याण सिंह खुद ही कई बार उनकी धज्जियां उड़ा चुके हैं। सिद्धांतों की लड़ाई लड़ने के लिए चर्चा में रहने के बाद अब वो स्वार्थ और निजी महत्वाकांक्षा पर उतर आए हैं। मामला चाहे अपने चाहने वालों के लाभ के पद का हो या फिर बेटे के बाद अब बहू को टिकट दिलाने का। कल्याण सिंह इस समय पूरी फॉर्म में दिख रहे हैं। पार्टी और उसके बाहर वो लोगों को मनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने खुद को किसी भी तरह के विवाद से बचा कर रखा हुआ है। उमा भारती को अपने पक्ष में बैठाकर कल्याण सिंह ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का भी परिचय दिया है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता रही उमा भारती आज भारतीय जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे दौर के पहले दिन ही अपने उम्मीदवार हटाने की घोषणा कर उमा ने कई राजनीतिक संभावनाओं को खड़ा कर दिया है। उनके इस कदम का स्वागत करते हुए कल्याण सिंह ने उनकी जमकर प्रशंसा की। उमा भारती के बारे में आपने कहा कि हिंदू वोट को वो काट रही है। नहीं, उमा भारती को मैं धन्यवाद देता हूँ। सही समय पर बहुत सही निर्णय ले लिया, घोषणा कर दी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े किए थे सबको वापस कर लिया है। आपके रिक्वेस्ट पे किया? अगर वे लड़ते रहते तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हिंदू वोटर में विभाजन हो सकता था। उमा जी को मनाया कैसे आपने कि वो सारे उम्मीदवार वापस ले लें? अब कुछ लोगों ने बातचीत उनसे की है, बातचीत उन्होंने की है और उमा जी ने लोगों की बात को स्वीकार कर लिया। आपको डर था कि वो काट सकती हैं हिंदू वोटों को? कुछ तो करता ही। मैं ये कहूँगी साहब बिल्कुल नहीं करता तो गलत हो जाएगा, कुछ तो करता।
कभी कल्याण सिंह को सम्मान देने वाली उमा भारती आज उनकी सोच और आरोपों पर खुलकर बोलने से नहीं कतराती। लेकिन कल्याण सिंह को उमा भारती से कोई शिकायत नहीं। वो एक तरफ उन्हें अपनी बहन मानते हैं तो दूसरी ओर सन्यासी के रूप में उनका सम्मान भी करते हैं। साथ ही उनके कुशल राजनेता होने से भी इनकार नहीं करते। मैं उमा भारती से ठीक उसी दिन मिली थी जिस दिन उन्होंने उम्मीदवार वापस लेने की घोषणा की। उससे ठीक पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उन्होंने उस दिन बीजेपी को लेकर बहुत ही ज्यादा कटाक्ष नहीं किए या बीजेपी पर बहुत ज्यादा अटैकिंग एटीट्यूड उनका नहीं था। बहुत ही सॉफ्ट दिख रही थी। कल्याण सिंह के बारे में भी उनका ठीक ठाक नजरिया था, लेकिन कल्याण सिंह को पिछले दिनों तो वो भला बुरा कह रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी को विधवा करार दे देती हैं, तो वो उमा भारती क्या अब बीजेपी की तरफ मुड़ रही हैं? क्या देखिए, मेरे प्रति उमा जी ने कभी कोई कटु वाक्य नहीं बोला है और मैंने भी आज तक उमा जी के बारे में कोई कटु वाक्य नहीं बोला है। उमा जी से मेरे दो रिश्ते हैं। एक रिश्ता तो मेरी गोद में खेली है, छोटी बहन का मानता हूँ, पूरा स्नेह देता हूँ उन्हें। दूसरा, चूँकि वो सन्यासिन है, इस नाते से उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा बहुत है और इन दोनों ही रिश्तों को हमने आज तक भी कायम रखा हुआ है। न वो हमारे खिलाफ बोली है, न मैं उनके खिलाफ बोला हूँ। बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी जग जाहिर हो चली है, मगर ये और बात है कि कल्याण सिंह इसे पूरी तरह से गलत बताते हैं, जबकि कल्याण सिंह ये अच्छी तरह जानते हैं कि फिलहाल पार्टी में उनके विरोधियों की लंबी फहरिस्त है। परिवारवाद का पुरजोर विरोध करने वाली बीजेपी में कल्याण सिंह कैसे दे रहे हैं परिवारवाद को बढ़ावा, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल्याण सिंह सीडी विवाद से भले ही दूर हों, लेकिन परिवारवाद के आरोपों से वो जरूर घिर गए हैं। ये मामला इसलिए भी उनके लिए भारी पड़ रहा है क्योंकि प्रदेश में उनके राजनीतिक सहयोगी रहे राजनाथ सिंह को परिवारवाद के आरोप के चलते ही अपने बेटे को चुनाव लड़ने से रोकना पड़ा था। सीडी प्रकरण को लेकर कल्याण सिंह कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले कल्याण सीडी पर बोलते हुए उसका पुरजोर समर्थन कर चुके हैं, मगर फिलहाल वो सीडी के इस जिन से खुद को दूर ही रखना चाहते हैं। सीडी का जो मामला हुआ उस पर क्या कहेंगे? अभी जो पीछे सीडी प्रकरण जो हुआ उस पर वो तो जो कुछ कहना था भाजपा को आयोग के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुकी है। अब आयोग का जो फैसला आएगा देखेंगे। क्या मानते हैं, मतलब वो एक सोची समझी चाल नहीं थी, आप ये कहते हैं? मैंने बता दिया ना, सीडी का प्रकरण जो उठा था, एक एक बिंदु के बारे में भारतीय जनता पार्टी आयोग के सामने अपना पक्ष रख चुकी है, स्पष्टीकरण दे चुकी है। अब निर्णय करना आयोग को, क्या निर्णय करता आयोग देखेंगे। लेकिन उसमें ये आपका स्टेटमेंट आया था कि वैसे तो देखा जाए तो उस सीडी में जो कुछ भी था उसमें कुछ गलत नहीं था। आप अपनी बात पर आज भी टिके हैं कि उसमें कुछ गलत नहीं था? मैं नहीं समझता हूँ उसमें ऐसी कोई बात थी जिस पर तिल का ताड़ बनाया गया है। कहीं उसका असर दिखाई देना चाहिए था। लोग कहते हैं सांप्रदायिक इससे दंगा भर सकता है, चूहिया तो मरी नहीं कहीं। एक अरसे से कांग्रेस में परिवारवाद का विरोध करते करते भाजपाइयों के गले सूख गए, मगर बहू और बेटे को टिकट क्या दिया, कल्याण सिंह एक झटके में उसी परिवारवाद के पैरोकार बन गए। आज उन्हें राहुल पर भी कोई आपत्ति नहीं है। ये जो परिवारवाद, उस पर कल्याण सिंह हमेशा से बहुत कुछ कहते आए हैं, लेकिन अब ये माना जाता है कि परिवारवाद को खुद बढ़ावा दे रहे हैं कल्याण सिंह जी, अपने बेटे को, बहू को लड़वा रहे हैं। हमने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, न आज परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके बेटे भी चुनावी मैदान में हैं, मान लिया अगर कोई बेटा बेटी बहू राजनीति में सक्रिय हैं तो ये गुनाह नहीं हो जाता है वो किसके बेटे हैं, किसकी बेटी है, किसकी बहू है। तो फिर आप बाकियों को परिवारवाद का नाम क्यों देते हैं? नहीं, बाकियों को केवल लादे जाते हैं, हम लादते नहीं हैं, हम लादते नहीं हैं। राहुल गांधी पर काफी दबाव था, लेकिन वो बहुत समय के बाद पूरी तरह से अभी अब देखा जाए तो तैयार हुए कि चलो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी भागीदारी रहेगी। हाँ, तो वो आए, वो विकसित हों, हमें कोई आपत्ति नहीं, डेवलप तो हों। राहुल गांधी के ये जो बयान आए, बाबरी मस्जिद पर जो बयान आया, या फिर जो देश के बंटवारे को लेकर बयान आया, क्या वो आपके लिए फेवर में जा रहा है? आप ये कहते हैं किसी के अच्छा ही है ना, आप फेवर में जा रहा है नहीं जा रहा है, हमारे फेवर में जा रहा है नहीं जा रहा है प्रश्न अलग है, पर उनके खिलाफ जरूर जा रहा है। लेकिन आप ये कह रहे परिपक्व बयान नहीं है, लेकिन नहीं है, अगर उनके खिलाफ जा रहा है तो आपके फेवर में जा रहा है ना? नहीं, हमारे फेवर में तो पूरा वायुमंडल जा रहा है इस वक्त। महिला आरक्षण की वकालत करने वाले कल्याण सिंह इस बार के चुनाव में महिलाओं पर मेहरबान होने की बात कह रहे हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में उन्होंने दोगुनी महिलाओं को टिकट दिए हैं। साथ ही सत्ता में आने से पहले ही उन्होंने बाहुबलियों को अपनी अपनी जगह तलाशने की हिदायत देनी शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बागडोर संभाल रहे कल्याण सिंह वैसे तो महिला आरक्षण की वकालत करते नजर आते हैं। ये और बात है कि उनकी एनडीए सरकार इस मसले पर अपने पूरे कार्यकाल में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। उनके सामने दूसरा बड़ा सवाल कानून व्यवस्था का है, जिस पर वो अपने शुरुआती कार्यकाल की तरह सख्त तेवर दिखा रहे हैं। संसद में आप महिलाओं के आरक्षण पर काफी जोर देती रही है भाजपा। महिलाओं को कितनी तरजीह दी है इस बार चुनाव में आप लोगों ने? पिछली बार जितनी टिकटें दी थी, अब की बार हमने दोगुनी संख्या कर दी है। यद्यपि मैं मानता हूं कि महिलाओं को और ज़्यादा सीटें दी जानी चाहिए थी, ये संभव नहीं हो पाया। और फिर भी मैं कहता हूं, महिलाओं की साझेदारी तब तक नहीं बढ़ पाएगी जब तक महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं हो जाएगा। आपका स्टेटमेंट था अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सारे बाहुबलियों को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। नई बात थोड़ा ही है, जाना ही पड़ेगा। कौन कौन है आपके टारगेट पे? अरे टारगेट में क्या, सब सूची तैयार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही रास्ते होंगे, एक जेल की ओर, एक ऊपर की ओर। संघ से राजनीति में आए कल्याण सिंह संघ के पढ़ाए कई पाठ भूल चुके हैं। पहली दफा मुख्यमंत्री बनने पर उनका जो रुतबा कायम हुआ था, उसे हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए शायद उन्हें दोबारा अपनी जड़ों की ओर लौटना पड़े। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इकलौते बड़े पिछड़े नेता हैं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से टकराकर चूर-चूर हो चुके कल्याण सिंह फिर से दोगुनी ताकत के साथ खड़े हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार ना तो राम उनके साथ है और ना ही उनके लोग। क्या कल्याण सिंह अपने दम पर कुछ कारनामा करके दिखा पाएंगे? जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।